यह चैप्टर क्लास 6 की चैप्टर 2 बचपन चैप्टर का नेम है। यहाँ पे इस चैप्टर की लेखिका है कृष्णा सोबती। पहले अपन कृष्णा सोबती के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था। वे हिंदी की कल्पितार्थ एवं निबंध लेखिका है। 1980 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। वे अपनी संयमित व साफ सुथरी ही रचनात्मकता के लिए जानी जाती है, यानी उन्हें साफ सुथरी रचनात्मकता के लिए जाना जाता है। अब हम पाठ का सार पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, क्रियाकलापों तथा यादों का वर्णन किया है। वे कहती हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। लेखिका ने बताया है कि उनके घर में बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाया जाता था, यानी बच्चों से खुद का काम खुद करवाने के लिए बोला जाता था, क्योंकि बच्चों से इससे उसकी आदत बन जाती है वह खुद का काम खुद करने की। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी लेखिका कृष्णा सोबती जी बच्चों से कह रही है कि मैं अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी तुम्हें, यानी बचपन के बारे में बताऊंगी। जैसे उनका जन्म 1925 में हुआ था, तो वह बच्चों की दादी नानी की जितनी एज की है, तो वह उन्हें, जैसे बच्चे अपनी दादी नानी से कहानी सुनते हैं, वैसे ही कृष्णा सोबती जी बच्चों को अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, यानी वह अपनी उस उम्र के बारे में बताते हुए कह रही कि सयाना यानी समझदार महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, यानी मैं 1900 में पैदा हुई थी, पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, तो इसीलिए मुझे समझदारी है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। यानी जैसे बच्चे पहले के ज़माने में गहरे रंग पहनना पसंद करते थे और अब बच्चे हल्के कलर पहनना पसंद करते हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी पहले के ज़माने में ये पहने जाते थे और अब ये पहने जाते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी उस ज़माने में पहले जेब में रुमाल रखी जाती थी, तो अब भी बच्चे रखते हैं, और बालों में रंग बिरंगे रिबन डाले जाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला ग्रम फ्रॉक जिसके नीचे पर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे व स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। जो पाठ के शुरू में ही मैंने बताया था कि लेखिका अपने बचपन में अपने मोजे यानी अपने सॉक्स खुद धोती थी। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी उनके जो माता पिता है ये सख्त मना करते थे कि उनके मोजे नौकर या नौकरानी को नहीं देने। इससे बच्चों में अच्छी आदत आती है कि बच्चा अपना खुद का काम खुद करना सीख जाता है। हम बच्चे इतवार यानी रविवार के दिन सुबह इसी में लगते।
क्या करने में? मोजे धोने में। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। यानी हम जूतों को इतना पॉलिश करते कि उनके चमक आ जाती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। यानी मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, नई नई किस्म के द्वारा जूतों को पॉलिश की जाती है। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते थे, यानी आज के जूते आरामदायक होते हैं और पहले के जूते जब नए जूते मिलते थे, लेखिका जी कह रहे हैं कि मुझे नए जूते मिलते थे, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। यानी पैरों में छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका जी कह रही है कि पहले हमें जूते लग जाते और लंबी किसी यात्रा पर जाना होता था तो हम रुई पास में रखते और वहाँ पे जब छाला पड़ जाता उस जगह पर रुई लगा लेते। हर शनिवार को हमें ओलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता। यानी कोई भी तेल पिलाया जाता, जैतून का या सरसों का। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। यानी हमें ये पीना, लेखिका जी कह रही है कृष्णा सोपती जी, कि हमें वो तेल पीना अच्छा नहीं लगता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। यानी हमें उल्टी सी आने लगती उसे देखते ही। और एक खुराक के जरिए हमें दिया जाता था कि इतना तेल आपको पीना पड़ेगा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। लेखिका जी कह रही हैं कि अगर शनिवार के दिन हम तेल नहीं पीते तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। आज मैं ये महसूस करती हूँ, सेहत ठीक ही रहती। यानी आज भी हमारी सेहत ठीक रहती। तुम्हें बताऊँगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। यानी बच्चों को कह रहे हैं कि आज का टाइम और पहले का टाइम कितना बदल गया है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। यानी पहले घरों में रेडियो और टेलीविज़न भी नहीं थे, ग्रामोफोन होते थे। और कुल्फ़ी और आइसक्रीम, हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। यानी कुल्फ़ी को बोलने लगे आइसक्रीम। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया। सहतूत और फाल से खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट विम्टो मिलते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हमें भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। यानी अभी भी बच्चों को कोई बाहर पास में ही कोई शॉप है, उससे सामान लाने के लिए भेज देते थे। वैसे ही लेखिका जी कह रही है कि हमारी ड्यूटी लगती शिमला से माल ब्राउन ब्रेड लाने की। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी थी। यानी मनभावनी का अर्थ होता है मन को भाने वाली। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी आज जो बच्चे डेली चॉकलेट खाते हैं, पहले के ज़माने में हफ्ते में, लेखिका जी कह रही हैं कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की अनुमति दी जाती। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट, टॉफ़ी या स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े कभी न खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। अभी भी बच्चे ऐसे ही करते हैं। शिमला के काफल में भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रसभरी। खसमल सोचकर ही मुँह में पानी भर आई। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुँह में लिए जाते। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। यानी
चने जोर गरम की पुड़िया, जो अब थी, जो पहले थी वो आज भी है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यानी पहले के ज़माने का ये गाना था जो हर बच्चे को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही ले रफ्तार थी, यानी चलने की तेजी। झुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी शाम को, यानी उन घोड़ों की बात बताते हुए लेखिका जी कह रही है कि हमारे ननिहाल के घोड़े हष्ट पुष्ट थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने चाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान में फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी है। रीछ पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से उभरता कोलाल। यानी उस यात्रा का वर्णन करते हुए लेखिका जी हमें उस यात्रा वृत्तांत के बारे में बता रहे हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। यानी पहले के ज़माने में बच्चे हवाई जहाज को नहीं जानते और उस हवाई जहाज को जब आता तो देखते कि ये भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। यानी वह दुकान मुझे आज भी याद है। उसमें मेरा पहला चश्मा बना था और वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, यानी सबको ही लगता है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। यानी जब भी शुरुआत में किसी के भी चश्मा लगता है तो इस ज़माने भी सबको पूछा जाता है कि तकलीफ़ है क्या। इस उम्र में अनेक दूध पिया करो। यानी उस पहले के ज़माने में तो किसी किसी के चश्मा लगता होता और आज के ज़माने में हर बच्चे के लग जाता है। लेखिका जी कह रही है कि आप दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी वो डॉक्टर साहिबा कहती कि कुछ देर पहनोगी तो ये उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। यानी दिन की रोशनी में काम नहीं करती हूँ, रात को टेबल के पास में लैंप जला करके मैं काम करती। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसे लग रही है। यानी
उस ज़माने में चश्मा बहुत कम लोगों की लगता था। तो चचेरे भाई ने कहा कि देखो देखो तुम कैसी लग रही हो। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाकर ये बात बोलते थे। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। यानी मुझे शेर तो बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे गुस्सा आया कि मुझ पे यह बात क्यों दोहराई जा रही है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। यानी लेखिका जी को जब वह ऐसे बोल देते हैं, बुरा बोल देते हैं, तो वह बार बार अपनी सूरत को देखती है। तो बच्चे आज भी ऐसा ही करते हैं। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, वह अपनी सूरत के बारे में बोलती रहती है शीशे में देख करके। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। यानी काफ़ी टाइम से जब किसी को चश्मा लग जाता है तो फिर चेहरा खाली खाली लगता है, उसके चश्मा नहीं होता है। तब याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। यानी मैंने कई रंगों की टोपी लेकर के जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसमें लेखिका जी अपनी शिमला यात्रा वृत्तांत के बारे में और अपने बचपन की कहानी बच्चों को बताती है कि मैं तुम्हारी जैसे बच्चों को दादी नानी कहानी सुनाती है, वैसे ही लेखिका जी भी अब बच्चों के इतने ज़माने की हो गई तो लेखिका जी भी उनके दादी नानी की जितनी हो गई उन्हें अपने बचपन की कहानी सुनाती है और बच्चों के बचपन की और अपने बचपन में अंतर बताती है कि पहला ज़माना कैसा था और आज का ज़माना कैसा है। और इस पार्ट से बच्चों को यह भी सीख मिलती है कि जैसे लेखिका जी इतवार के दिन अपने खुद के मोजे और अपने खुद के जूते खुद साफ़ किया करते थे, उनके घर वाले उन्हें खुद साफ़ करने के लिए बोलते थे, वैसे बच्चों को भी सीखना चाहिए कि वह खुद की चीज़ें ये स्कूल में जाए और इतवार के दिन यानी रविवार के दिन साफ़ सफाई अपने खुद करनी चाहिए।